तो कहानी शुरू होती है यू से, एक बेकार सा टैलेंटलेस लड़का जो एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लेता है जहां सब स्टूडेंट टैलेंटेड होते हैं। लेकिन जब वो एकेडमी की 3 सबसे टैलेंटेड बैडीज के साथ रहने लगता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और उसे भी लॉक इन करके टैलेंटेड बेबीज बनाने ही होंगे। और ये सब कुछ शुरू होता है सेका एकेडमी से, जहाँ गिफ्टेड स्टूडेंट अपने टैलेंट को कल्टीवेट करते हैं। और हमारा लड़का यू अभी इस एलीट स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन पहले ही दिन उसे मार्शल आर्ट क्लब के वाइस कैप्टन से पिटाई पड़ जाती है और सबके सामने वाइस कैप्टन उसे लूजर कहकर बेइज्जत करता है और सभी लोग उस पर हंसते हैं क्योंकि वो अपनी मदर सुबारू, जो एक लिस्ट एक्ट्रेस और ग्रेटनेस की अवतार मानी जाती है, वो उनके नक्शे कदमों पर नहीं चल पा रहा। और वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि उसे अपनी टैलेंट उन तीनों रॉयल्स को दिखानी होंगी जो इस एकेडमी के टॉप 3 स्टूडेंट हैं। लेकिन गुस्से में यू कहता है कि उसे अपनी मदर से कंपेयर करना बंद करो और फिर वो वाइस प्रेसिडेंट पर हमला करता है। लेकिन एनीमे गॉड्स ने उसे प्लॉट आर्मर नहीं दिया है और इसीलिए वो एक कमजोर की तरह पंच करता है और जमीन पर अंधे मुंह गिर जाता है। और सभी लोग घृणा से देखते हैं कि महान सुबारू का बेटा कितना बेकार है। लेकिन यू सोचता है कि वो हमेशा अपनी मदर से कंपेयर होकर हमेशा फेलियर की तरह ट्रीट होता आया है। और तभी वो प्रीच करता है और वाइस प्रेसिडेंट को उठकर टैलेंट के ऑब्सेशन को छोड़ने की बात करता है। और वो बंदा सच में एक पल के लिए फोल्ड भी कर जाता है, ये मानते हुए कि यू अपनी मदर की गॉडली चार्म का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर यू हार मान लेता है और बिना हार की परवाह किए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जानता है कि अगर यू में कोई रियल टैलेंट नहीं निकला तो ये कितना घातक होगा और इसलिए वो उसे पकड़ लेता है, ये सोचकर कि ग्रेटनेस ना पाने तक उसे पीटेगा। लेकिन उसी टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट को मार्शल आर्ट क्लब की प्रेसिडेंट और 3 रॉयल्स में से एक नीको एक जोरदार किक मारती है और नीको एकेडमी की बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। और अगले ही पल सब लोग हैरान रह जाते हैं जब बाकी 2 रॉयल्स भी वहां आ जाते हैं। और मीबा, जो एडवांस प्रोग्राम की टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट और चेस की हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट है, और कज़ुकी आर्ट डिपार्टमेंट की ब्राइटेस्ट स्टार और बेस्ट थिएटर एक्टर है। और यू डर से कांपने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि तीनों रॉयल्स यहाँ पर क्यों आए हैं। और कज़ुकी उसके पास आती है जब उसे पता चलता है कि वो कितना बेकार है, जिसके पास 0 टैलेंट है। तो वो साफ साफ यू से कह देती है कि उसका इस स्कूल में कोई काम नहीं जहाँ सब टैलेंटेड लोग हैं। और उनके कन्फ्यूज़न के लिए यू उन्हें अपना एक्सेप्टेड एप्लीकेशन दिखाता है जिसमें लिखा है कि वो स्कूल जनरल एजुकेशन में ज्वाइन कर रहा है। लेकिन वो लड़कियां तो टॉप प्रोग्राम्स की आदती हैं और उन्हें जनरल का कोई आइडिया नहीं होता। और उनके बिना स्वागत के रिएक्शन को देखकर यू वहाँ से जनरल क्लास की तरह जाने लगता है। लेकिन निको उसे रोक लेती है और कहती है कि डोजो को साफ करो। और यू उसे मना करने की कोशिश करता है और कहता है कि इन होस्ट को बता दे कि वो कोई गुलाम नहीं है। लेकिन निको उसे सुनाती है कि लूजर्स को डोजो साफ करना ही पड़ेगा। और यू ना चाहते हुए भी निको की बात को मान जाता है। और बाद में जब मार्शल आर्ट टीम डोजो में आती है तो वो ये देखकर शॉक में पड़ जाती है कि यू के साफ करने के बाद डोजो कितना चमक रहा है। और इसी बीच यू अपने नए घर की तरफ जाता है और सोचता है कि उसे जब से याद है वो हमेशा अपनी टैलेंटेड मदर की तरह तारीफ पाना चाहता था। और उसने शुरू में अपनी एक्टिंग स्किल पर काम करना शुरू किया और उसे तब भरोसा था जब वो द रॉक जैसे एक्टिंग लेवल पर पहुंच गया। लेकिन जब उसने अपनी मदर को खुद डेंजर जैसी एक्टिंग करते देखा तो उसे एहसास हुआ कि मदर के सामने वो तो बिल्कुल बेकार है। और फिर भी उसने अलग अलग फील्ड में ट्राई किया ताकि अपनी टैलेंट दिखा सके, लेकिन हर बार वो फेल होता गया और अपनी मदर से और दूर होता गया। और फिर उसकी मदर सुबारू को भयानक बीमारी हो गई और यू को अचानक एहसास हुआ कि वो अपनी मदर से, जो बस उसकी एकमात्र फैमिली थी, कितना दूर हो गया था। और हॉस्पिटल में सुबारू ने अपनी एक फिल्म सीरीज को बार बार देखना शुरू कर दिया जिसमें एक खुशहाल फैमिली की मदर का रोल प्ले करती थी। और यू ने अपनी मदर से कहा कि उसे वो शो बहुत पसंद है, तो उसकी मदर ने भी कहा कि उसे भी वो बहुत पसंद है। और फिर उसने यू से पूछा कि उसे उस सीरीज में क्या पसंद है। और जब यू ने बताया कि उसे वो सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ फैमिली साथ में डिनर करती है, तो सुबारू ने भी कहा कि उसे वो सीन सबसे ज़्यादा पसंद है। और उसी पल यू को समझ आया कि अपनी सारी टैलेंट के बावजूद उसकी मदर वैसे ही फैमिली चाहती थी जैसी वो सीरीज में दिखाई गई थी। लेकिन इससे पहले कि यू अपनी मदर की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर पाता, उसकी डेथ हो गई। और सुबारू ने मरने से पहले यू के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो चाहती है कि यू अपने खुद की एक हैप्पी फैमिली बनाए। और उसे ये नहीं पता कि उसे वो कैसे पाएगा, लेकिन यू ने ये ठान लिया है कि वो इसे हासिल करेगा और वो सब कुछ पूरा करेगा जो वो और उसकी मदर मिस कर चुके हैं। और फिर वो उस घर पर पहुंचता है जहां उसे रहना है और उसे ये देखकर खुशी होती है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खूबसूरत मेंशन होता है। और तभी अचानक निको वहाँ पर आती है टावल पहने हुए और उस पर हमला कर देती है और उसे क्रीप और थरकी कहने लगती है। और यू जल्दी से कहता है कि वो कोई थरकी नहीं है। तो फिर निको उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है और अचानक वो फिसल जाती है और सीधे ज़मीन पर गिरती है। और उसका पोजीशन देखकर तो मुझे जॉनी सिंस की याद आ गई। और फिर उसे उठाने की बजाय यू अपने औरत से उसका मजाक उड़ाता है और जब वो उसे मारने की कोशिश करती है तो वो उसके सिर पर टॉवल डाल देता है और उसे सुखाने लगता है। और जब वो वापस लड़ने की कोशिश करती है तो वो उसे रिस्क करके शांत कर देता है और वो उसे अपने बाल सुखाने देती है। और तभी बाकी दोनों रॉयल्स भी अपने लंबे दिन के बाद वहाँ आ जाते हैं
और यू को चारों तरफ से घेर कर एक्सप्लेनेशन मांगती हैं। लेकिन यू खुद भी कंफ्यूज होता है कि ये तीनों रॉयल्स यहाँ क्या कर रहे हैं। और उसी टाइम पर यू का फोन बजता है और घर का ओनर उसे बताता है कि वो यहाँ रहने वाला है और ये उसकी लेट मदर के लिए एक फेवर है। और ओनर बताता है कि उसकी 3 बेटियां भी वहाँ रहती हैं और उसे उम्मीद है कि यू उनके साथ अच्छे से रहेगा और उसकी टैलेंट और भी बढ़ेगी ताकि उसकी मदर की ग्रेटनेस की लेगेसी जिंदा रहे। लेकिन यू को एहसास होता है कि अपनी खुद की हैप्पी फैमिली का सपना तो वही डेड है, क्योंकि वो सिस्टर उसे बिल्कुल भी वेलकम नहीं करती और वो सभी उसके घर में होने को लेकर बिल्कुल खुश नहीं होती। और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनके फादर ने एक हारे हुए लूजर को घर में रख लिया है और वो उसकी देखभाल करने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन यू को अभी भी यकीन है कि अभी भी उम्मीद बाकी है कि वो सब मिलकर एक हैप्पी फैमिली बन सकते हैं और इसलिए वो उन्हें मनाने की कोशिश करता है। और तभी उसे फर्श पर कुछ दिखता है, लेकिन कज़ुकी उसे जल्दी से उठा लेती है और उसी पल में वो इधर उधर देखता है और उसे समझ आता है कि पूरा घर बुरी तरह बिखरा पड़ा है। और फिर देखता है कि सिंक गंदे बर्तनों से भरा पड़ा है और लड़कियां इसका दोस्त कज़ुकी का डाल देती हैं कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया। लेकिन वो बहाना मारती है कि वो थिएटर रिहर्सल में बहुत बिजी थी। लेकिन यू को कुछ टूटे हुए प्लेट छुपे हुए मिलते हैं और तब सबको समझ आता है कि कज़ुकी ने बर्तन धोने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो इतनी भयंकर थी कि उसने सारे बर्तन तोड़ डाले। और इस पर कज़ुकी गुस्सा हो जाती है और फिर यू गंदे कपड़े निकाल लाता है और पता चलता है कि वो मीबा की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने भी अपना काम ठीक से नहीं किया। और गुस्से में मीबा यू से कहती है कि वही उसका काम संभाले और यू को इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। और फिर वो बताती है कि घर की सफाई निको की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने भी ठीक से नहीं करा। लेकिन अब निको को उसका मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और तीनों लड़कियां अपने में ही भौंकने लगती हैं और अपने अपने स्कूल के फेलियर्स को गिनने लगती हैं। लेकिन जब वो सब बेकार की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यू अपना बिजी रहता है और उनकी उम्मीदों के उल्टा वो सब कुछ साफ कर देता है, जबकि वो सारा टाइम एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। और निको को याद आता है कि वो अकेला ही था जिसने पूरा डोजो साफ किया था और यू अपने खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल करके उन सबको रिजर्व कर देता है। और वो सभी जल्दी से रिग्रुप कर लेते हैं ताकि उसके चाम से बच सके। और अगले दिन यू एक्साइटेड होता है कि आज उसका पहला दिन है, लेकिन अचानक पूरा घर हिलने लगता है और उसे पता चलता है कि निको अपने डोजो में इतनी सुबह इंटेंस ट्रेनिंग कर रही है। और फिर वो देखता है कि मीवा पहले से ही शोगी खेलने की प्रैक्टिस कर रही है और काफी गुस्से में डूबी हुई लग रही है। और कज़ुकी किचन में कुछ ग्रीन जूस बना रही है और वो कज़ुकी से पूछता है कि वो सब ये क्या कर रही हैं। तो वो बताती है कि ये सब उनकी मॉर्निंग रूटीन है और जैसे वो सुबह उठकर अपने दांत ब्रश करता है वैसे ही वो सब अपनी रूटीन्स फॉलो करती हैं। और फिर कज़ुकी उसे कहती हैं कि वो सब बाहर जा रही हैं, इसलिए वो घर की देखभाल करे और हैप्पी फैमिली बनाने के अपने इरादे से। यू उनसे कहता है कि चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन कज़ुकी उसे ठंडे अंदाज में चुप करा देती है और कहती है कि उसे रिहर्सल पर जाना है। और फिर यू मीबा को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने जाता है, लेकिन उसे ये देखकर हैरानी होती है कि वो पहले से ही अनहेल्दी स्नैक्स खा रही है और साथ में सो की प्रैक्टिस कर रही है। और जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे उसकी इंटेंस ऑरा महसूस होती है और उसे अपनी मदर की याद आ जाती है। और उसे याद आता है कि कैसे उसकी मदर भी उसे हर बार इनकार कर देती थी जब वो उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता था और फ्रिज में अपना पहले से तैयार खाना रखा करती थी। और अचानक निको प्रैक्टिस से आकर खाना देखकर ललचाती है, लेकिन जब यू उसे थोड़ा देने की कोशिश करता है तो वो तुरंत मना कर देती है। और उसकी टीजिंग करने के बावजूद वो कहती है कि जो खाना वो खा रहा है वो उसके लिए बैलेंस नहीं है और उसे समझ नहीं आता कि कोई ब्रेकफास्ट को लेकर इतना सीरियस क्यों है। और तब निको उसे बताती है कि बेस्ट बनने के लिए उसे अपने आप को बेस्ट न्यूट्रिशन देना होगा। और अब यू को समझ आता है कि नॉर्मल लोगों जैसे उसके ऐसे लोग और प्रोडिजीज जैसे उसकी मदर या ये सिस्टर कितने ड्रिवन होते हैं कि अपने टैलेंट को बेहतर बनाने के लिए वो कुछ भी करते हैं, जैसे मीबा का मीठी चीज़ें खाना ताकि उसका ब्रेन अच्छे से चले। और इसी बीच तीनों सिस्टर बाहर जाने लगती हैं अपना दिन शुरू करने के लिए, लेकिन यू उनको जल्दी से रोक लेता है और वो कहता है कि वो कुछ भूल गए हैं। तो तीनों घबराहट में अपनी बिलोंगिंग चेक करने लगते हैं और जब उन्हें कुछ मिसिंग नहीं मिलता तो वो सब उस पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन यू कहता है कि वो सब गलत हैं और प्यार से वो उनको एक वार्म गुड बाय देता है और कहता है कि वही वो चीज़ थी जो उन्होंने मिस कर दी थी। और ये सुनकर तीनों शॉक हो जाती हैं और भले ही वो इसे बेवकूफ़ी कहते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से जाते हैं तो उनके गाल पूरे लाल हो जाते हैं क्योंकि किसी ने पहले उन्हें इतनी वार्म के साथ गुड बाय नहीं कहा था। और फिर यू के उनके फादर का फ़ोन कॉल आता है जो चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। और फिर वह यू से एक फेवर मांगता है कि वो उनकी बेटियों का हेल्पिंग हैंड बने, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटियां भले ही प्रोटेजीज है लेकिन उन्हें ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा और उन ऑब्स्टिकल्स को पार करने में यू उनकी मदद करेगा। और उनके फादर कहते हैं कि अगर वो उनकी मदद करेगा तो वो उस पर दिल से ट्रस्ट करेंगे और खुलेंगे। और फादर बताते हैं कि कज़ुकी के पास एक टफ ऑडिशन है और निको की मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स हैं और मीबा के शोगी इवेंट्स हैं, जिस वजह से यू के पास उन्हें हेल्प करने का मौका है। लेकिन यू को समझ नहीं आता कि वो एक यूजलेस बेकार बॉम्ब ऐसे प्रोटेजीज की कैसे मदद कर सकता है। लेकिन फिर वो इमेजिन करता है कि अगर ये लड़कियाँ उस चीज़ में फेल हो जाएं जिसमें वो बेस्ट है, और उसे याद आता है कि खुद फेल होने
और अपनी मदर के डिसअपॉइंटमेंट बनने पर उसे कितना दर्द हुआ था, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो जो कर सकता है वो करेगा। और वो ये शुरू करता है कि वो उनको अच्छे से जानने के लिए उनके साथ खाना खाएगा। और बाद में मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के बाद निको घर आती है और यू को खाना बनाते देखकर जोर से चिल्ला देती है, ये भूलकर कि अब वो साथ में रहते हैं। और जब वो यू को अपना खाना टेस्ट करते देखती है तो वो फिर से चिल्ला देती है कि वो कितना हॉट है। और फिर यू निको से कहता है कि वो भी उसका खाना टेस्ट करे। और पहले तो वो टेम्पटेड होती है, लेकिन फिर अपनी कंपोजर वापस पाकर उसका ऑफर मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी कुकिंग से टेम नहीं होगी। और वो उसे छोड़कर सावा लेने चली जाती है। और जब वो वापस किचन में आती है तो उसे ये देखकर हैरानी होती है कि यू और भी इंटेंस होकर कुकिंग कर रहा होता है और उसके सामने ढेर सारे कुकिंग बुक्स पड़े होते हैं। और तभी मीबा भी किचन में आ जाती है और यू दोनों को डिक्लेयर करता है कि वो उनके लिए सबसे ग्रेटेस्ट खाना बनाएगा, लेकिन लड़कियां बस उसे मना कर देती हैं। और ये सब देखकर निको को याद आता है कि कैसे वो और उसकी सिस्टर हमेशा अपने हाउसमेट्स के बनाए खाने को मना कर देती थी। और वो दिल से मानती थी कि उसे जो भी खाना है उसे उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो हमेशा बेस्ट शेप में रह सके। लेकिन ड्राई चिकन वेस्ट खाते खाते निको को क्यूरियोसिटी होती है और वो देखने जाती है कि उन्हें उनके लिए क्या बनाया है। और जैसे ही वो उस गर्म खाने को देखती है वो तुरंत ललचा जाती है। और तभी वो अचानक पीछे से प्रकट हो जाता है और वो ऑब्सेसिवली बताता है कि इस खाने में वो सारे न्यूट्रिशंस हैं जो उसे बेस्ट शेप में रहने के लिए चाहिए। और उसके जिद करने पर निको मान जाती है कि वो उसे खाएगी और यू थकान से गिर जाता है और निको को बताता है कि उसने स्पेशली डाइटिशियन से रिकमेंडेड खाना सिर्फ उसके लिए बनाया है। और ये जानकर निको ब्लश कर जाती है कि उसने इतना सब कुछ सिर्फ उसके लिए किया। और जब वो पहला बाइट लेती है तो वो यू की कुकिंग की तारीफ करती है और यू इमेजिन करता है जैसे वो एक स्ट्रे कैट को मिल्क बॉटल से ट्रेन कर रहा हो। और इसी बीच मीबा चोरी छुपे उन दोनों को देखती रहती है और सीक्रेटली ललचा रही होती है। और जैसे ही वो सामने आती है यू उसे भी राजी करता है, ये बताकर कि जो खाना उसने बनाया है उसमें परफेक्ट एसिड हैं जो उसके ब्रेन पावर को बूस्ट करेंगे। और मीबा उसे खाने के लिए मान जाती है। और निको को पता चलता है कि यू ने स्पेशली मीबा के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर भी खाना बनाया था। और जब वो दोनों खाना खा रही होती हैं तो सिस्टर्स आपस में बात करने लगती हैं कि कितना समय हो गया जब उन्होंने साथ में खाना खाया था। और ये देखकर यू मुस्कुरा देता है। और तभी कजुकी वहाँ आ जाती है और उसे यह देखकर हैरानी होती है कि उसकी बहनें साथ में खाना खा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही पहले जैसे। और यू उसे समझाता है कि उसका खाना उसके टैलेंट के लिए कितना बेनिफिशियल होगा और ये उसे थिएटर के लिए क्लियर स्किन देगा। लेकिन उसकी उम्मीदों के उल्टा कजुकी ठंडे अंदाज में उसके ऑफर को मना कर देती है और निको उसे कजुकी के सामने सपोर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन कजुकी कह देती है कि साथ बैठकर खाना खाना उसके लिए नहीं है। और यू को ये ऐसा लगता है जैसे कोई कैट खाना खाने से मना कर रही हो। और ये सब देखकर वो दुखी और हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। और निको को उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसने खाना बनाने में कितनी मेहनत की है और इसीलिए वो उसके हाथ से खाना ले लेती है और खुद खाने लगती है। लेकिन खाने के बीच यू बोलता है कि कजुकी का खाना उसे मोटा कर देगा क्योंकि उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये सुनकर निको जो उसकी मदद करना चाह रही थी गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर यू उसे धीरे से इश्योर करता है कि वो उसका खाना ट्रैक करने में मदद करेगा। और ये सुनकर निको टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो जाती है। और 3 दिन बाद यू स्कूल जाता है और वो अभी यही सोच रहा होता है कि कैसे कजुकी तक पहुँचे और उनकी फादर की वो विश पूरी करे कि वो उनकी बेटियों की मदद करे। और उसे लगता है कि बेस्ट तरीका यही है कि वो उसे सीधे ही बात करे। तो वो उसके पास पहुंच जाता है जब वो अपनी फैन गर्ल से घिरी हुई होती है और वो सभी यू को एक टैलेंटलेस लूजर की तरह पहचानते हैं। और कजुकी भी उसका मजाक उड़ाने में साथ दे देती है। और तभी यू कजुकी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसके एडवांटेज को मना करना बंद करे और उसके स्पेशल गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले जो उसे पता है कि उसे बहुत खुश कर देगा। लेकिन जहाँ यू खाना दे रहा होता है वहाँ बाकी लोग ये सोच लेते हैं कि वो कजुकी के साथ कुछ और ही बम कर रहा है। और वो सब लोग कजुकी से डिमांड करते हैं कि वो एक्सप्लेन करे कि वो एक लूजर का पिकल क्यों टिकल कर रही है। और यू वहाँ से भाग जाता है और ये कियोस देखकर वो निको के पास जाता है ताकि वो उसके कजुकी के करीब जाने में मदद करे। तो निको को बस ये याद आता है कि वो उससे कितनी बार घबरा चुकी है। और उसके फ्रेंड यू से कन्फ्रंट करते हैं कि वो निको से इतनी फ्रेंडली क्यों एक्ट कर रहा है। लेकिन निको वहाँ खुद आ जाती है एक डरावने ऑरा के साथ जिससे सभी डर जाते हैं। और यू वहाँ से भागकर अपने फाइनल रिजॉर्ट मीबा के पास जाता है। और इसी बीच मीबा क्लास में होती है और अपने फोन पर सोगी खेल रही होती है। और जब वो सुनती है कि कुछ लोग एक मैथ क्वेश्चन में फंसे हैं तो वो उसे आसानी से सॉल्व कर देती है। लेकिन अमेज होने के बजाय लोग मीबा की इंटेलिजेंस से इंटिमिडेटेड हो जाते हैं। और जब यू वहाँ पहुँचता है तो उसे एहसास होता है कि अपनी दूसरी बहनों से उल्टा और बिल्कुल घर की तरह ही मीबा स्कूल में शांत रहती है। और यू उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे लंच के लिए इनवाइट करता है। लेकिन मीबा मना कर देती है और उसे दूर चली जाती है। लेकिन यू हार नहीं मानता और उसके पीछे दौड़ने लगता है जिससे कैंपस में एक भाग दौड़ शुरू हो जाता है बस इसीलिए कि वो उसके साथ लंच करना चाहता है। और आखिर में दोनों इतनी भाग दौड़ के बाद थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन यू को एहसास होता है कि मीबा भी एथलेटिक मामलों में उतनी ही कमजोर है जितना कि वो खुद है। और वो उसे पॉइंट आउट करता है कि वो क्लास में कितनी शांत रहती है। और वो एडमिट करती है कि एक रॉयल होने के नाते
उसे दूसरों से कनेक्ट करने और लड़कियों वाली बातें करने में मुश्किल होती है और यू कहता है कि वो भी एक फेरो रॉयल की तरह उसे रिलेट कर सकता है, जो बात मीवा को इरिटेट कर देती है और वो उसे बताती है कि वो एक रॉयल फेलियर है जो वास्तव में हर चीज में फेल होती है। और ये सुनकर मीवा उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा देती है और उसे बेवकूफ़ कहती है और फिर दोनों शांत होकर लंच करते हैं और मीवा उसे बताती है कि अगर उसे कजुकी के करीब जाना है तो उसे पहले उसका फेवरेट खाना पता करना होगा। और मीवा को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो कजुकी ने अपने मदर से कुछ स्पेशल खाने के लिए मांगा था और यू को एहसास होता है कि उसे कजुकी का फेवरेट खाना ढूंढना होगा जो है उसकी मदर का कुकिंग। और बाद में घर पर यू को स्पेशल बनाने की कोशिश करता है और तभी कजुकी अंदर आती है और उसके सामने ही बेहोश हो जाती है और फिर सबको पता चलता है कि उसे काफी बुखार है और बाकी सब उसकी केयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और उनकी मदद लेने से मना कर देती है। लेकिन यू हार नहीं मानता और प्लान करता है कि वो उसे और खाना भेजेगा, लेकिन कजुकी उनको ट्राई करने से मना कर देती है और सबको डिस्गस्टिंग कह देती है, जिससे यू काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसके कमरे में घुस जाता है अपना खाना देने के लिए। और जब वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वो इतनी कमजोर हो जाती है कि उस पर ही गिर जाती है और यू उसे बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपनी रिहर्सल मिस कर देगी और उसे सजेस्ट करती है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती वो उसका एक्टिंग पार्टनर बनेगा। और वो खुद को ग्रेट एक्टर सुबारू का बेटा बताते हुए डिंगे मारता है कि उसने बचपन से एक्टिंग की है और कजुकी को लगता है कि शायद वो सच में ग्रेटनेस के सामने है। लेकिन जैसे ही वो अपनी डायलॉग्स पढ़ना शुरू करता है तो एक मरे हुए बुल जैसा साउंड करता है और वो उसे यूजलेस कहकर बाहर निकाल देती है। लेकिन वो हार नहीं मानता और लगातार रोज आता रहता है उसकी एक्टिंग पार्टनर बनने के लिए, लेकिन हर बार उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और ये बात कजुकी को गुस्सा दिला देती है कि जहाँ पर वो हमेशा बेदाग और डिपेंडेबल रहती है और वही यू इतना पैथेटिक और अनरिलायबल है। और फिर एक रात वो नीचे आती है और देखती है कि यू टीवी पर उसकी सारी परफॉर्मेंसेस देख रहा है और साथ में अपनी लाइन प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो बेहतर बन सके। और कजुकी उसके एफर्ट से टच हो जाती है और भले ही यू अभी भी एक बेकार एक्टर है और वो उसके हार्डवर्क को एक्नॉलेज करती है। और अगले दिन यू फिर से उसके कमरे में आता है एक्टिंग पार्टनर बनने के लिए, लेकिन जो कजुकी ने पिछली रात देखा था उसके बाद उसे बाहर नहीं निकालती बल्कि उसके साथ एक्टिंग में शामिल हो जाती है। और दोनों की सरप्राइज के लिए यू एक डायलॉग की लाइन इतनी समझदारी से बोल देता है कि वो अपनी मदर को याद करके रोने लगता है और उसे इमोशनल फील होता है कि उसने 10 साल बाद सही से एक्ट कर लिया। और कजुकी भी ये देखकर उसके स्ट्रगल और पैशन से जेलस फील करती है और कजुकी अपनी हार मान लेती है और इस बात के लिए भी मान जाती है कि वो उसका खाना खाएगी ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। और ये खुशी से सेलिब्रेट करता है और वादा करता है कि वो उसके लिए एक मास्टरपीस बनाएगा, लेकिन कजुकी उसे रोक देती है और कहती है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। और कुछ कहने से पहले ही वो अपने बेड में लेट जाती है और ये सोचकर एम्बेरस हो जाती है कि वो क्या कहने वाली है। और काफी हिम्मत जुटाकर वो यू को बताती है कि उसे कैरेट्स, मशरूम्स, बेल पेपर्स और भी कई चीजें खाना पसंद नहीं है। और यू को एहसास होता है कि इतने टाइम से कजुकी बस एक नखरेबाज खाने वाली थी। और अगली सुबह मीवा और निको पूरी तरह शॉक में होते हैं ये देखकर कि कजुकी इतने दिन के रिलेशन के बाद भी डिनर के लिए उनके साथ बैठी है। और यू उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि उसने सारा खाना खत्म कर दिया और कजुकी खुश होकर खाना खाती है, बस उसमें कैरेट ना हो। लेकिन उसे सरप्राइज करते हुए यू उसके कान में धीरे से कहता है कि उसने कैरेट्स को ब्लेंड कर दिया था। और ये सुनते ही वो ट्वीट करने लगती है और ये देखकर यू बहुत खुश होता है कि उसने अपनी कुकिंग से तीनों किटन्स को फाइनली काबू कर लिया। लेकिन तभी तीनों उससे कह देती है कि वो उनके लिए डिनर ना बनाएं। और जब वो पूछता है क्यों तो वो एक्सप्लेन करती हैं कि वो सब बाहर खाएंगी क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस और एक्टिविटीज हैं। और जब वो सब निकल जाती हैं तो यू को याद आता है कि उसकी मदर भी ऐसा ही करती थी, 1 महीने तक घर पर खाना नहीं खाती थी, जिससे उनका रिश्ता धीरे धीरे खराब हो गया था। और उसे और भी गहरा एहसास होता है कि जैसे उसकी मदर वैसे ही ये तीनों बहनें गिफ्टेड और ऑब्सेस्ड हैं, जबकि वो बस एक टैलेंटलेस बॉम्ब है जो हर चीज में बेकार है। और उसे याद आता है कि उनके फादर ने उससे कहा था कि वो उनकी बेटियों का हेल्पिंग हैंड बने। और उसे अपनी मदर की विश भी याद आती है कि वो अपनी खुद की हैप्पी फैमिली बनाए। लेकिन फिर उसे जल्दी ही समझ आता है कि उसे खुद नहीं पता कि एक हैप्पी फैमिली होती क्या है। तो वो अपनी मदर का वो टीवी सीरीज चला देता है जिसमें वो एक लविंग मदर का रोल प्ले करती थी। और उस टीवी सीरीज में दिखाई जा रही हैप्पी फैमिली को देखकर और यू भी मुस्कुरा देता है उस वॉर्म को देखकर जो उसके सामने होती है। और फिर टीवी में दिखाया जाता है कि वो फैमिली अपने बच्चों को दिखाने के लिए अपनी वेडिंग सेरेमनी प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अपनी मदर को वेडिंग ड्रेस में देखकर यू थोड़ा अजीब फील करता है। और तभी तीनों बहनें अपनी एक्टिविटीज के बाद घर लौट आती हैं। और जब कजुकी उसे आंसू में और टीवी पर वो टेलीविजन देखते हुए पाती है तो वो मान लेती है कि वो अपनी मदर को बहुत मिस कर रहा है। और वो यू के पास काइंडनेस के साथ आती है और कहती है कि उसे सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है।
और बाकी बहनें भी इस बात से सहमत होती हैं और उसे याद दिलाती हैं कि वो बस एक फील्ड लोडर है। और ये सुनकर यू को बुरा लग जाता है और वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो फील्ड लोडर बनने से मना करता है और उसने हमेशा ये सोचा था कि उसकी मदर के साथ उसका बॉन्ड कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि उन दोनों के बीच टैलेंट का बहुत बड़ा फर्क था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो दोनों कई तरीके से एक जैसे हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों अपना रिश्ता फिर से ठीक कर पाते, सुबारू की डेथ हो गई और यू नहीं चाहता कि उसकी और बहनों के बीच ऐसा कुछ हो और वो डिक्लेयर करता है कि वो बहनों के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता है। और ये सुनकर तीनों शॉक में आ जाती हैं और निको को उसका आइडिया अजीब लगता है और वो पूछती है कि उसका प्लान क्या है उनके साथ हैप्पी फैमिली बनाने का। और तभी टीवी पर सुबारू और उसके टीवी हस्बैंड की वेडिंग सीन दिखाई जाती है और लड़कियों को जल्दी ही समझ आ जाती है कि यू अचीव कर सकता है हैप्पी फैमिली बनाने के लिए और उसे उनसे शादी करनी होगी। और लड़कियां खुद को वेडिंग ड्रेसेस में इमेजिन करने लगती हैं, लेकिन ये सोचते ही वो सब नाराज हो जाती हैं और ये उसे कह देती है कि वो कभी भी एक लविंग हस्बैंड बनकर उनके चीक्स क्लैप नहीं कर पाएगा। और बाद में बात लेते हुए निको यू के बारे में सोचती है कि वो कितना स्ट्रांग है कि 3 हॉट लड़कियों के साथ रहते हुए भी अपना स्लिम जिम कंट्रोल में रखा हुआ है। और तभी अचानक यू चिल्ला देता है और जब निको उसे चेक करने जाती है तो वो उसे किसी मामूली बात पर रोता हुआ पाती है और उसे डांट देती है कि उसने उसका बाथ टाइम खराब कर दिया। और वो उसे वापस सुना देता है कि वो बस टॉवल में क्यों घूम रही है, उसे ठंड लग जाएगी। और ये सुनकर निको घबरा जाती है और जल्दी से वापस बाथरूम की तरफ भागती है और अचानक वो मीवा से मिल जाती है और मीवा ये नोटिस करती है कि निको का चेहरा कितना लाल है, जो उसे अजीब लगता है। और जब निको सच छुपाने की कोशिश करती है तो मीवा को डाउट होता है कि इसमें यू का ही हाथ है और तभी यू मीवा को उसका लॉन्ड्री देता है। लेकिन जब मीवा उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उनके हाथ आपस में टच हो जाते हैं और मीवा चौंक कर पीछे हट जाती है जिससे सारा लॉन्ड्री गिर जाता है। और निको ये नोटिस करती है कि मीवा ब्लश कर रही है और पूछती है कि क्या उसे यू पर क्रश है, लेकिन वो इसे मना कर देती है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और दोनों ये मानने से मना कर देती हैं कि उन्हें यू के लिए कोई फीलिंग्स हैं। और तभी कज़ुकी वहाँ आ जाती है और अपनी बहनों को चिढ़ाती है कि वो किसी बेवकूफ़ लूजर जैसे यू के लिए लड़ रही हैं। और फिर यू कज़ुकी से मदद मांगता है कि वो उसे पेन ऊपर वाले शेल्फ में रखने में मदद करे और वो खुशी खुशी उसकी मदद कर देती है। और ये करने के बाद यू उसे शुक्रिया कहता है और कज़ुकी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और भले ही कज़ुकी कूल एक्ट करती है लेकिन वो हार्ड ब्लश कर जाती है और बाकी बहनें इसे नोटिस कर लेते हैं और इससे उनके बीच फिर से एक बहस शुरू हो जाती है। लेकिन यू बीच में कूद पड़ता है और उन्हें डांटता है कि वो बिना वजह के क्यों लड़ रहे हैं और इस बात से तीनों चिढ़ जाते हैं। और जब सभी बहनें वहाँ से चली जाती हैं तो यू नोटिस करता है कि पूरा घर फिर से गंदा हो गया है, जिससे वो चिढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वो सभी एक ही टेबल पर बैठे थे और खा रहे थे और वो खुश और प्राउड फील करता है कि वो कितनी दूर आ गया है। और तभी उसे सरप्राइज में एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें वो तीनों लड़कियां सालों पहले की हैं और वो देखकर यकीन नहीं कर पाता कि वो कितनी क्यूट और सुंदर लग रही थी। और उसे जल्दी ही एहसास होता है कि वो फोटो किसी एक बहन की है। लेकिन जब वो उनसे पूछता है तो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो फोटो उनकी है। पर यू समझ जाता है कि उस फोटो की रियल ओनर झूठ बोल रही है और वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और उसका भी वही गोल है, एक हैप्पी फैमिली बनाने का। और अगले दिन इससे पहले कि वो पता कर पाए कि वो कौन है, सभी बहनें उसे बताती हैं कि वो सब स्कूल से पहले ही कंपटीशन के लिए निकल जाएंगी, जिससे यू को कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन जब वो चेक करता है कि लड़कियां कहाँ कहाँ जा रही हैं तो उसे आइडिया आता है कि वो कुछ ऐसा करेगा जिससे वो सब आपस में और करीब आ सके। और उस रात यू लड़कियों के लिए सोने से पहले गर्म दूध बनाता है और उन्हें बताता है कि उसने उनके लिए होटल रूम बुक कर दिए हैं वीकेंड के लिए। और मीवा प्रोटेस्ट करती है कि उसे होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और यू उसे टीज करता है कि उसे उसका कुकिंग मिस होगा और वो घबरा जाती है। और बाकी लड़कियां भी अंदर ही अंदर मान जाती हैं कि उन्हें भी उसका खाना मिस होगा। और अगले दिन लड़कियां अपने अपने इवेंट्स के लिए निकल जाती हैं और मीवा एक सोगी टूर्नामेंट अटेंड करती है जहां वो अपनी ओपोनेंट की बुरी तरह से धुलाई कर देती है, ये प्रूव करते हुए कि वो एक जीनियस है। और इसके बाद जब वो होटल जा रही होती है और तभी वो एक चेरी ट्री फेस्टिवल के पास से गुजरती है जो उसे उस टाइम की याद दिलाती है जब वो अपनी बहनों के साथ वहाँ गई थी। तो शॉकिंगली कज़ुकी भी वहाँ होती है और रूम चेकिंग करते हुए वो एक दूसरे से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों हैं। और तभी निको भी वहाँ आ जाती है और वो भी पूछती है कि वो सब उसके होटल में क्यों हैं। और तब उन्हें एहसास होता है कि वो सभी एक ही सिटी में अपने अपने इवेंट्स के लिए आए हैं। और तभी यू अचानक वहाँ पर प्रकट हो जाता है और डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेशन के साथ बताता है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी बहनें कहाँ कहाँ गई थी। और फिर यू रिवील करता है कि वो सब एक ही रूम में रुकेंगी। और जब वो पूछती हैं क्यों तो वो बताता है कि ये उनके लिए परफेक्ट मौका है एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का, बिल्कुल रियल सिस्टर की तरह एक ही रूम शेयर करके। और फिर वो डिक्लेयर करता है कि वो उनका फेस्टिवल कंडक्टर होगा और उन्हें कहता है कि सबको पुराने दिनों की तरह ही चेरी ट्री फेस्टिवल जाना चाहिए। लेकिन इस बात से खुश होने के बजाय लड़कियां उस पर भौंकने लगती हैं कि उसने उनके बड़े इवेंट से ठीक पहले इतना बेवकूफ़ी भरा प्लान क्यों बना दिया। और ये उन्हें मनाने की कोशिश करता है ये कहकर कि उन्हें एक ऐसे श्राइन में जाना चाहिए जो उन्हें लग देता है। और शुरू में निको उसके आइडिया को स्कॉप कर देती है
और वो कहती है कि रियल चैंपियंस को लक की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब यू उसे दिखाता है कि मेसी, लेब्रॉन, एमिनेम और जॉनी सिंस जैसे गोड्स भी बेस्ट बनने के लिए शाइन जाते हैं तो लड़कियों का मूड बदल जाता है। और फिर वो उन्हें फेस्टिवल का खाना का फोटो दिखाता है और लड़कियां मान जाती है कि वो होटल के खाने से कितना टेस्टी लग रहा है। और तभी कज़ुकी सबसे पहले फेस्टिवल जाने के लिए मान जाती है, लेकिन वो डिमांड करती है कि अगर उन्हें उसके साथ हैंग आउट करना है तो सबको थोड़ी और ड्रिप वाला आउटफिट पहनना होगा। तो यू उनको एक किमोनो रेंटल शॉप पर ले जाता है और वहाँ की मालिक शॉक हो जाती है कि फेमस मिकोरोना सिस्टर्स के स्टोर में है। और वो जल्दी से काम में लग जाती है और सिस्टर्स को सबसे बेस्ट किमोनो पहनाती है, जिससे वो ट्रू जापानीज ब्यूटी लगने लगती हैं। लेकिन यू नोटिस करता है कि निको साइड में बैठी है और किमोनो पहनने से मना कर रही है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो 100 पिटी किमोनो में से कोई एक चूज कर ले, लेकिन वो मना कर देती है। और तभी ओनर उसे एक ब्लू किमोनो देती है और कहती है कि ये उसके टॉम बॉय एस्थेटिक को इनहेंस करेगा। लेकिन ये निको को याद दिला देता है कि कैसे वो पास्ट में लड़कियों की चीजें पहनना चाहती थी, लेकिन उससे जबरदस्ती टॉम बॉय बनाया गया। और तभी यू उसके लिए एक पिंक लड़कियों वाला किमोनो चूज करता है और जबकि उसके बहनें और ओनर को लगता है कि लड़कियों वाली एस्थेटिक निको पर सूट नहीं करेगा। और यू इस बात से स्ट्रांगली डिसएग्री करता है और कहता है कि वो उसमें ब्यूटीफुल लगेगी, जिससे निको बगल में फोल्ड हो जाती है। और फिर निको मान जाती है उसे ट्राई करने के लिए। और जब वो फाइनली अपने आप को दिखाती है तो सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि कोई भी आदमी उस लुक्स के लिए जंग छेड़ दे। और गाइज मैं बता दूं कि ये एनिमे ऑनगोइंग चल रहा है और इसके एपिसोड वीकली बेसिस में आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आगे के एपिसोड को भी एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप इसके आगे के एपिसोड को मिस ना कर पाओ।